अर्थराइटिस यानी कि घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द क्यों होता है? ये सब रोग हड्डियों से संबंधित रोग हैं। अगर हमारी हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है 80 साल की उम्र में भी तो हम जवान हैं। अगर हमारी हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचक नहीं है, तो हम 20 साल की उम्र में भी बूढ़े हैं। अगर हम हमारे पेट के अंदर एसिडिक खाना डालते हैं तो एसिडिक खाना खाने से हमारी हड्डियां सख्त हो जाती हैं। अगर हम एल्केलाइन खाना खाते हैं तो हमारी हड्डियां के अंदर लचक आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, आ जाती है। हमारे शरीर की जो मुख्य डाइट है वो फल और सब्जियां हैं। एलोपैथी में अगर दवाई लेते रहो तो आराम रहता है, जब दवाई बंद कर दो तो बीमारी वापस आ जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं आचार्य मोहन गुप्ता जी से। मोहन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू। आचार्य जी, ये बताइए कि अर्थराइटिस यानी कि घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द क्यों होता है, और क्या घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाने के कारण ये होता है या इसकी और भी कोई वजह होती है? देखिए वंदना जी, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोप्रोसिस, घुटनों का दर्द, एडी का दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका, ये सब यूरिक एसिड का बढ़ना, ये सब एक ही परिवार के रोग हैं। अर्थात ये सब रोग हड्डियों से संबंधित रोग हैं। घुटनों का जो दर्द होता है वो किस वजह से होता है? क्या ग्रीस खत्म हो जाने की वजह से होता है? देखिए, हमारी हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचक का होना ही जवानी है। हमारी हड्डियों के अंदर हार्डनेस, अकड़ का होना ही बुढ़ापा है। हम जवानी में 20 साल का व्यक्ति, युवा 80 साल के बुढ़ापे को एक्सपीरियंस कर सकता है, और 80 साल का व्यक्ति 20 साल की जवानी का आनंद ले सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एलास्टिसिटी ऑफ बोन्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बोन्स। अगर हमारी हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है 80 साल की उम्र में भी तो हम जवान हैं। अगर हमारी हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचक नहीं है, तो हम 20 साल की उम्र में भी बूढ़े हैं। कि हमारी हड्डियों के अंदर ग्रीस क्यों खत्म हो जाती है? तो आप ये दो किस्म के पौधों को देख रहे हैं। एक ये पौधा है, ये सूखा है, ये टेढ़ा भी है। अब मैं इसको मोड़ना चाहता हूँ, बेंड करना चाहता हूँ, क्या ये मुड़ जाएगा? नहीं। अब दूसरा पौधा है ये ग्रीन कलर का, मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूँ, ये मुड़ रहा है। इसके पत्ते भी हैं, फूल भी हैं और फल भी आ सकते हैं। इसके कुछ भी नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये पौधा भी हरा भरा हो जाए, इसके भी पत्ते आ जाएं, फल आ जाएं, फूल आ जाएं। क्या करना पड़ेगा? और मान लीजिए ये दोनों पौधे पृथ्वी के अंदर लगे हुए हैं, तो आप कहेंगे कि पौधे को पानी देना पड़ेगा, पौधे की जड़ में पानी देना पड़ेगा। जब हम पौधे की जड़ में पानी देते हैं, कुछ समय के बाद ये पौधा हरा भरा हो जाता है और इसकी लचक वापस आ जाती है। तो क्या ये केवल पानी से हो गया? नहीं। पानी की सहायता से, पानी ने ट्रांसपोर्ट का काम किया। पृथ्वी के अंदर जितने भी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स हैं, वो सारे पानी की सहायता से पौधे को मिलना शुरू हुए और पौधा हरा भरा हो गया।
ठीक ऐसे ही दो तरह की डाइट होती है, एक एसिडिक डाइट और एक एल्केलाइन डाइट। हमारा जो पेट है ये जड़ है हमारे शरीर की। अगर हम हमारे पेट के अंदर एसिडिक खाना डालते हैं तो एसिडिक खाना खाने से हमारी हड्डियां सख्त हो जाती हैं। अगर हम एल्केलाइन खाना खाते हैं तो हमारी हड्डियां के अंदर लचक आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, आ जाती है। तो सवाल पैदा होता है कि एसिडिक खाना खाने से हमारी हड्डियां सख्त क्यों हो जाती हैं। जैसे ही हम एसिडिक खाना खाते हैं, हमारी डाइट दो तरह की होती है, एसिडिक और एल्कलाइन। सिद्धांत ये कहता है कि हमारी डाइट के अंदर 80% एल्कलाइन डाइट होनी चाहिए और 20% एसिडिक हो सकती है। ब्रह्मांड के अंदर 80% पानी है और 20-30% पृथ्वी है। तो हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है। हमारे शरीर के अंदर 70-80% पानी है, 20-30% हड्डी मांस है। तो सिद्धांत ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा 70-80% है। ठीक ऐसे ही हमारे भोजन के अंदर पानी की मात्रा 70-80% होनी चाहिए, बाकी पौष्टिक तत्व होने चाहिए। ऐसा कौन सा भोजन है जिसके अंदर पानी की मात्रा 70-80% है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। हमारे शरीर की जो मुख्य डाइट है वो फल और सब्जियां हैं। 70-80% डाइट हमारी फल और सब्जियां एल्कलाइन डाइट होनी चाहिए। 20-30% रोटी, दाल, ये छौंक लगा के जो घरों में सब्जी बनती है, ये वाली सब्जी, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, जो भी हम चीज़ें और खाते हैं वो 20-30% हो सकती हैं। लेकिन अगर हम एक आम व्यक्ति से पूछते हैं कि आप सुबह से शाम तक क्या खाते हैं, आम व्यक्ति कहेगा कि मैं सुबह पराठा खा लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, पूरी खा लेता हूँ और दोपहर में मैं रोटी सब्जी खा लेता हूँ, शाम को 4 बजे चाय पी के साथ बिस्किट ले लेता हूँ और रात्रि के भोजन में दाल रोटी, सब्जी रोटी, चावल, सब्जी चावल रोटी ऐसा कुछ खा लेता हूँ। बीच बीच में जो हम बिस्कुट खाते हैं, बिस्कुट कहें या बिस्कुट कहें, स्नैक्स खाते हैं या स्नैक्स खाते हैं, उसको तो हम भोजन में शामिल ही नहीं करते, उसको तो बोनस मान लेते हैं। ये दिन भर जो खाना लिया जा रहा है ये एसिडिक है या एल्कलाइन? वंदना जी। जी, जो दिन भर में खाना लिया जाता है वो अल्कलाइन लेना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। एसिडिक खाना मैक्सिमम लोग लेते हैं। तो जो मैंने खाना अभी बताया है यही खाना सभी लोग ले रहे हैं जी बिल्कुल, ये अधिकतर। एसिडिक है। तो ये एसिडिक है। तो जब हम एसिडिक खाना खाते हैं तो एसिडिक खाने को पचाने लायक बनाने के लिए शरीर को उसकी एल्केलाइनिटी मेंटेन करनी पड़ती है। जी हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू 7.36 से 7.4 तक रहनी चाहिए। हमारा शरीर क्या करता है कि उसको मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करता है। अगर वो 7.4 से ऊपर हो जाए तो एल्केलाइनिटी बढ़ जाती है और 7.36 से नीचे आ जाए तो एसिड बढ़ जाता है। तो हमारा शरीर उस पीएच वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए एसिडिक खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अपनी तरफ से एल्कलाइनिटी देता है, एंजाइम्स देता है, ताकि वो एसिडिक खाना डाइजेस्ट हो सके। तो उस एसिडिक खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, सोडियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, वो शरीर के जो स्टमक है उसकी लेयर्स के अंदर भरपूर मात्रा में शामिल है और शरीर उसको रिलीज करता रहता है। 20-30 वर्ष तक ये काम चलता है। 20-30 वर्ष बाद जब शरीर के पास ये एंजाइम जो एल्कलाइनिटी, सोडियम खत्म हो जाता है, तो अगर घर में पैसे खत्म हो जाएं तो व्यक्ति पड़ोसी से उधारे लेने शुरू कर देता है। तो शरीर का सेकंड जो सोडियम का लार्जेस्ट स्टोर हाउस है वो है हमारे ज्वाइंट्स। शरीर हमारे ज्वाइंट्स में से सोडियम को लेना शुरू कर देता है। जैसे ही हमारे ज्वाइंट्स में से सोडियम निकलता है और उस खाने को हजम करने में सहायता करता है, तो हमारे ज्वाइंट्स के अंदर कैल्शियम भी एक हार्डेस्ट मिनरल है।
जिसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। जैसे ही वहां से सोडियम निकलता है, सोडियम के साथ मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह भी चले जाते हैं, तो वहां पर कैल्शियम हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसको लिक्विड तरल पदार्थ में ग्रीस जैसा रखने की अवस्था में के लिए सोडियम की भरपूर मात्रा में जरूरत होती है। जैसे ही वहां पर कैल्शियम हार्ड अवस्था में आ जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स हो गया, अर्थात इसकी हड्डियों के अंदर हड्डियां अकड़ गई, ग्रीस खत्म हो गया। ये पौधे की टहनियों के अंदर भी ग्रीस खत्म हो गया है। इसको जितना मर्जी आयरन के कैप्सूल खवाओ, कैल्शियम मैग्नीशियम की गोलियां खवाओ, सारी उम्र लोगों को कैल्शियम की गोलियां खिलाई जाती हैं, सारी उम्र तक ग्रीस के कैप्सूल खाने के बाद भी 20-20 साल तक लोगों का कैल्शियम मैग्नीशियम पूरा नहीं होता। हम कहते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं हुई है, जो कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन जो है, ये कैल्शियम यहाँ पर हार्ड अवस्था में आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम व्यक्ति को एल्केलाइन डाइट देनी शुरू करते हैं। हम ऐसे पदार्थ खाने के लिए देते हैं जिनके अंदर सोडियम भरपूर मात्रा में होता है, तो उसके लिए शरीर को सोडियम रिलीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरीके से धीरे धीरे वो सोडियम जो बच जाता है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, और हमारी हड्डियों जो जब अमाशय के पास अपना वो सारा सोडियम पूरा हो जाता है, तो पूरा होने के बाद अगर हमारे पास पैसे पूरे हो जाएं, तो हम जिससे उधार लेते हैं उनको वापस करना शुरू कर देते हैं। फिर वो जो सोडियम है वो वहां से हमारे ज्वाइंट्स को वापस चला जाता है, और हमारी घुटनों की ग्रीस खत्म हो वापस आ जाती है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जो बिल्कुल इस तरीके से ठीक हो जाते हैं। क्या यह सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को ही होता है या किसी को भी हो सकता है? कहा जाता है कि ये बड़ी उम्र के रोग हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि बड़ी उम्र के रोग आजकल तो ये युवाओं को भी होने लग गए हैं। ये बड़ी उम्र के रोग नहीं हैं, ये जो जैसे हमारे घरों में अगर कोई हमारे स्वभाव में ये शामिल है कि हमारे पास पैसा जितना मर्जी हो, हम हमेशा उस पैसे को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। हम उस पैसे को कभी भी हम फालतू पैसा खर्च नहीं कर सकते, भले हमारी इनकम कितनी भी हो। कोई चीज़ 20 रुपए किलो बिक रही है, हम किसी को 30 रुपए के पैसे नहीं देते हैं। लेकिन सेहत के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे घरों में अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति एक समोसा खाता है, आधा समोसा खाता है, तो खट्टे डकार लेता है बड़ी उम्र का। अगर कोई 20-25 साल के युवा 2 समोसे खाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमारे घरों में जब हमारे जैसा कोई व्यक्ति कहता है कि बेटा ये मत खाओ, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, समोसे मत खाओ, तो पीछे से कुछ लोग बोलते हैं इनकी तो उम्र है, इनको तो खाने दो, तुम सफेद बालों वाले परहेज करो। अर्थात आपका दिवाला निकल गया, आपके पास जो धन संपत्ति थी वो खत्म हो गई सेहत की, आप बचत करो और इनका दिवाला निकलने की का इंतजार करो। अगर हम पैसे के मामले में बैंकरप्ट होने के बाद, दिवाला निकलने के बाद बचत करना शुरू करें, तो हमारी आर्थिक हालत क्या होगी। हम पैसे के मामले में ये गलती नहीं करते, हमारे पास पैसा कितना भी हो हम बचाते रहते हैं। लेकिन सेहत के मामले में हम पहले पूरी सेहत को लुटा देते हैं। जब 30-40 उम्र साल के बाद हमारे घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, हमें ये सारे हड्डियों संबंधित रोग लगने शुरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं चलो इनको नेचुरोपैथी वालों के पास ले चलो, और कहीं इलाज है नहीं, ये लोग कुछ सहायता कर देंगे। सेहत के मामले में हम ये ऐसा नहीं करते। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वाइटल इकोनॉमी एंड नॉन वायलेंस। जैसा कि आपने अभी बताया कि ये बुढ़ापे के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो क्या हड्डियां सख्त हो जाती हैं, ये वापस से ठीक हो सकती हैं? हाँ, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम एल्केलाइन खाना खाना शुरू करेंगे, उसके अंदर सोडियम भरपूर मात्रा में है, और मैग्नीशियम, फास्फोरस, जो सारी मिनरल जो चली गई एसिडिक खाने को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर के पास खत्म हो गई, वो भरपूर मात्रा में हम देते हैं और एसिडिक खाना बंद करा देते हैं।
तो फिर हमारा अमाशय उस सोडियम उसमें से लेके अपना कंप्लीट कर लेता है। जब अमाशय के पास सोडियम पूरा हो जाता है तो फिर वो ज्वाइंट्स को वापस करना शुरू कर देता है, और वहां पर जो कैल्शियम पड़ा हुआ है वो वापस तरल अवस्था में आ जाता है और उसकी ग्रीस वापस आ जाती है। इन सभी रोगों को ठीक करने के लिए हमारे दर्शक क्या करें? इन सभी रोगों को ठीक करने के लिए हमारे व्यूअर्स को एल्केलाइन डाइट लेनी होगी और एसिडिक डाइट लेनी बंद करनी होगी। जैसे ही आप कितने ही पेन किलर खाओ, सारी उम्र पेन किलर खाने पड़ते हैं, और एलोपैथी में इसका कोई इलाज भी नहीं है। और अगर इलाज है, या तो पेन किलर्स दे के उसको मैनेज किया जाता है, या घुटनों का ऑपरेशन किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, अंगों की रिप्लेसमेंट की जाती है, और कोई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे नेचुरल लाइफस्टाइल में अगर हम भोजन में बदलाव कर दें तो निश्चित रूप से हम इसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, और अनेकों लोग ठीक हो रहे हैं, हो चुके हैं, और हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है। इसके मतलब लिए हमें डाइट में परिवर्तन करना होगा। डाइट में परिवर्तन करने से ये ठीक हो जाएगा। मतलब आपके कहने का ये है कि ग्रीस वापस बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए? क्या पेन किलर लेना चाहिए? ऐसे है, अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो तो पेन किलर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उसकी जगह हम हॉट फॉर्मेंटेशन कराते हैं, गर्म ठंडे की सिकाई कराते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। इसको ठीक होने में कितना समय लगता है? घुटनों की ग्रीस वापस आने में लगभग कितना समय लग जाता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति बचत करनी शुरू करे और हम पूछें कि कितनी देर में तुम घर बनाने जितने पैसे इकट्ठे कर लोगे और कितने दिनों में तुम गाड़ी ले लोगे, ये सब व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करेगा और कितने अच्छे तरीके से बचत करेगा। ठीक ऐसे ही सेहत बनाना, सेहत बचाना व्यक्ति के हाथ में है। वो हमारी बात को, हमारी डाइट को, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से फॉलो करेगा और कितनी हमारी बात पे ट्रस्ट करेगा और कितनी लंबी देर तक करेगा। अगर वो करेगा तो मैन टू मैन ये डिफर करता है, लेकिन ये हमारा प्रॉमिस है कि विद इन 1 वीक उसको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या यह बीमारी दोबारा भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हमारे और एलोपैथी के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा भी ही अंतर है। एलोपैथी में अगर दवाई लेते रहो तो आराम रहता है, जब दवाई बंद कर दो तो बीमारी वापस आ जाती है। हमारे इस प्रिंसिपल में भी हम कोई दवाई नहीं देते। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई डाइट को लेते रहेंगे तो आप पूरी उम्र ठीक रह सकते हैं, आपकी पूरी उम्र घुटनों में दर्द नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दवाई बंद कर, अगर आप हमारी भोजन को बंद कर दोगे और एसिडिक खाना दोबारा से खाने लग जाओगे तो आपकी बीमारी वापस आ जाएगी। क्या यह बीमारी हेरिडिटिकल यानी कि क्या यह बीमारी हेरिडिटिकल यानी कि वंशानुगत है? देखिए, कहा जाता है कि ये बीमारी हेरिडिटरी है। ये हेरिडिटरी नहीं है, ये वंशानुगत नहीं है। हमारा जो भोजन है वो हेरिडिटरी है। जैसी डाइट, जैसा भोजन दादी बनाती है वैसा उसकी बहू आ जाती है, वो बनाती है, और वैसा ही उसकी बहू आ जाती है, वो बनाती है। परिवार में सभी लोग भाई बहन एक ही किस्म का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आम तौर पे लेते हैं। तो अगर घर में दादा की चलती हो तो पुरुषों वाले रोग आ जाते हैं, तो नाना वाले रोग, मामा, दादा, चाचा वाले रोग आ जाते हैं। अगर घर में पुरुषों की चलती हो तो चाचा दादा वाले रोग आ जाते हैं। अगर घर में महिलाओं की चलती हो तो मामा नाना वाले रोग आ जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये बीमारी वंशानुगत नहीं है, हेरेडिटरी नहीं है। हमारी किचन, हमारा भोजन हेरेडिटरी है, हमारी हैबिट्स हेरेडिटरी है। डोंट check your body, check your habits. Your food should be your medicine. आपका भोजनालय ही आपका औषधालय है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जाते जाते मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा, इफ़ योर फूड इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। इफ़ योर फूड इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। अगर आपका भोजन खराब है तो दवाई लेने का कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आपका भोजन ठीक है तो दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ठीक होना आसान है, ठीक रहना मुश्किल है। हम भोजन में सुधार करके एक बार ठीक हो सकते हैं। मेरी बात को मान के आप ठीक हो सकते हैं, ये आसान है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको लगातार मानने रहना और उम्र भर इस बात को मानना, ये मुश्किल है। पूजा जी, जैसे कि मोहन गुप्ता जी ने अभी बताया कि हमें डाइट अच्छी लेनी चाहिए, एसिडिक डाइट हमें नहीं लेनी चाहिए, तो हमें डाइट में क्या लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, बताएं प्लीज। देखिए, आपको अगर आप हड्डियों के दर्द से, आर्थराइटिस से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर के दर्द, जो भी आपको एक ही श्रेणी के हड्डियों की लचक खत्म होने से संबंधित रोग बताए गए हैं, अगर आप इसको बिना किसी दवाई, बिना किसी ऑपरेशन के ठीक करना चाहते हैं, तो मैं आपको आज बहुत सिंपल एक डाइट देने जा रही हूँ। हमारे व्यूअर्स अगर उसको फॉलो करेंगे तो वो बहुत आसानी से और घर पर ही रहकर ठीक हो सकते हैं। करना क्या है? सबसे पहले अगर सुबह उठिए, अपने बिस्तर पर बैठे-बैठे अपने भगवान को, गुरुदेव को, जिनको भी हम मानते हैं, 2-4 मिनट के लिए आँखें बंद करके याद करेंगे। उसके बाद सीधा फ्रेश होने के लिए जाएँगे। अगर पेट अपने आप साफ हो जाए तो सबसे बढ़िया। अगर पेट अपने आप साफ ना हो, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो फिर आपको एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा का इस्तेमाल करना होगा। ये एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा है, इसकी आदत नहीं पड़ती। आप इसमें 200 ml पानी ले लीजिए, इसमें निशान बने हुए हैं। 200 ml पानी ले लीजिए, थोड़ा-सा पानी इस पाइप में से ये टैप को खोलकर आप बाहर निकाल दीजिए, ताकि इस पाइप में एयर ना रहे। उसके बाद या तो आप आगे की तरफ बेंड हो जाइए, झुक जाइए, खड़े-खड़े आगे की तरफ झुक जाइए या करवट से लेट जाइए। ये एनीमा की नोज़ल पे थोड़ा-सा ऑयल लगा लीजिए, इसको 2 ढाई फीट की हाइट पे हैंग कर दीजिए, टाँग दीजिए और ये नोज़ल को सिर्फ़ इतना 1 से 1.5 इंच के लगभग आप एनएस में इंसर्ट करिए। ये टैप को खोल दीजिए, पानी अंदर चला जाएगा 20-30 सेकंड के अंदर ही। उसके बाद अपने हाथ को गीला करिए सादे ताज़े पानी से और अपने पेट के ऊपर क्लॉकवाइज़ मालिश करिए। इस दौरान आप वॉशरूम के आसपास रहें, 10 मिनट के बाद आपको प्रेशर होगा और आप फ्रेश होने के लिए चले जाएँ, आपका पेट बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। फ्रेश होने के बाद आप सुबह-सुबह कहीं भी छत पे, पार्क में, बालकनी में, जहाँ आपके लिए संभव हो, जहाँ जाकर आपको ठंड ना लगे, वहाँ पर जाकर खुली हवा में, ताज़ी हवा में आप प्राणायाम कर लीजिए। सुबह-सुबह वॉक कर सकते हैं। अगर घुटनों में दर्द हो तो तेज़ नहीं चलना, वॉक नहीं करना। इसके बाद सूर्य स्नान। सुबह-सुबह सूर्य की रोशनी कपड़े हटा के शरीर के ऊपर लगनी चाहिए। कितनी देर के लिए? जितनी देर में शरीर हल्का गर्म हो जाए, हमारे अंदर के भागों में हल्का-सा पसीना आ जाए, तो हम धूप को छोड़ देंगे। सर्दियों के दिनों में सुबह-सुबह उगते सूरज के साथ धूप लगवाना थोड़ा-सा कठिन हो सकता है। ऐसे में सूरज निकलने के बाद आप उतने कपड़ों में शरीर के ऊपर धूप लगवाएँ, जितने में आपको ठंड नहीं लगती। उसके बाद जैसे-जैसे शरीर में गर्मी आने लग जाए, आप ऊपर के कपड़े हटाना शुरू कर दें और शरीर को गर्म होने दें, उसके ऊपर धूप लगने दें। कमर दर्द की हालत में, घुटनों के दर्द की हालत में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, फ्रोज़न शोल्डर में, एड़ी के दर्द में, जिस भी शरीर के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द है, वहाँ कपड़े हटाकर सीधी धूप लगाएँ। हफ्ते में 1-2 बार कभी-कभी वहाँ पर तिल का तेल या सरसों का तेल लगाकर और उसके ऊपर भी धूप लगाई जा सकती है। सूर्य स्नान करने के बाद आप अपने घर आइए। आपकी पहली भूख जागृत हो सकती है, आपको भूख लग सकती है, आपको कुछ लेने की इच्छा हो सकती है। जब आपको ऐसा लगे, तो फिर आप सफ़ेद पेठे का जूस लीजिए। सफ़ेद पेठा, जिसको आगरे वाला पेठा, मिठाई वाला पेठा कहा जाता है, आप उसका जूस ले लीजिए। ये पेठा बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, सब्ज़ी वालों के पास मिल जाता है। इसको मिठाई वाला पेठा कहा जाता है। इसका ऊपर से छिलका हटा के मैं आपको पेठा दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ ऐसे दिखता है ये। इसके ये ऊपर हरा छिलका है, ये छिलके को पतला हटा लीजिए। अंदर से ये सीड्स को निकाल दीजिए, बीज को निकाल दीजिए और इसके लंबे-लंबे पीसेस करके आप जूसर में डाल दीजिए, जूस निकल आएगा। अगर जूसर ना हो तो मिक्सी में पानी डाल के क्रश कर लीजिए और कपड़े में से छान लीजिए, तो भी जूस निकल आएगा। अगर वो भी उपलब्ध ना हो तो आप ग्रेट
कद्दूकस कर सकते हैं पेठे को और कपड़े में से निचोड़ लीजिए तो भी जूस तैयार हो जाएगा। आपने लगभग 1 गिलास जूस 250 से 300 ml जूस घूट-घूट करके पीना है। इसके अंदर कोई भी नमक, मसाला, नींबू नहीं मिलाना। इसको गैस पे गरम नहीं करना, इसको फ्रिज में रख के ठंडा भी नहीं करना। आप घूट-घूट करके 1 गिलास जूस पी लीजिए। अगर किसी को पेठा उपलब्ध ना हो तो आप हरा नारियल पानी जो 12 महीने मिलता है और हर जगह मिलता है वो ले सकते हैं। अगर नारियल पानी आपको महँगा लगे तो फिर आप मौसम की कच्ची सब्जियों के जूस ले लीजिए। जैसे सर्दियों के मौसम में बथुआ टमाटर का जूस, पालक टमाटर का जूस। गर्मियों के मौसम में घिया लौकी का जूस, खीरे देसी खीरे का जूस। इस तरीके से कोई भी आप ताज़ी हरी सब्जियों से जूस तैयार कर सकते हैं। ये पेठे के जूस में 1 गिलास जूस में 4 रोटियों जितनी शक्ति है, 1 किलो दूध जितनी ताकत है। लेने के बाद 2 घंटे तक भूख नहीं लगती। 2 घंटे के बाद जब आपको भूख लगे, आप मौसम का कोई भी फल ले लीजिए। जो फल आपकी पसंद का हो और मौसम का हो, वो ले लीजिए। सर्दियों के मौसम में अमरूद है, संतरा है, किन्नू है, पपाया ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। मौसम में का सेब ले सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आप जो गर्मियों के फल हैं, तरबूज है, खरबूजा है, जामुन है, इस तरीके से जो भी मौसम के फल हैं, जिस मौसम में वो आप ले सकते हैं। फलों को लेते समय ध्यान रखें, फल सबसे सस्ते होने चाहिए, रीजनल और रीज़नेबल, उस क्षेत्र के और सस्ते होने चाहिए। कोई भी फल मौसम का एक बार में एक तरीके का लें और लगभग 400 ग्राम से 500 ग्राम यानी कि प्लेट भर, पेट भर फल खाने हैं। एक बार फल लेने के बाद आपने लगभग 10 बजे के आसपास लिए, अ, हम आशा करते हैं आपको 12 साढ़े 12 बजे भूख लगेगी। 12 साढ़े 12 बजे आप मौसम के कच्चे सलाद ले लीजिए। एनानास कच्चे सलाद। एनानास कच्चे सलाद कैसे तैयार करने हैं? आप मौसम की कोई भी 2-3 तरह की सब्ज़ी ले लीजिए। सर्दियों के मौसम में, ऐसे मौसम में जैसा कि आजकल है, मैं आपको बहुत सारी सब्जियाँ बोल रही हूँ, आप कोई 2-3 ले लीजिए। मूली, गाजर, शलगम, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनमें से कोई भी 1, 2, 3 आप ले सकते हैं। 3 चीज़ हम अपनी सलाद में हर मौसम में लेंगे, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरा धनिया पत्ता। पालक के पत्ते ले सकते हैं, कड़ी पत्ता ले सकते हैं, कोई भी हरी पत्ते आप अपनी सलाद में अच्छे से ऐड ऑन कर लीजिए। इन सभी सब्जियों को इस्तेमाल करने से 2 घंटे पहले पानी में भिगो दीजिए, फिर अच्छे से वॉश करके छिलके समेत काट लीजिए। देसी टमाटर छोटा-छोटा काट लीजिए, नारियल को कद्दूकस कर लीजिए, हरे धनिये को बारीक काट कर सलाद में मिला लीजिए। आपका सलाद प्लेट भर, लगभग आधा किलो सलाद 400 ग्राम से लेकर 500, 600, 700 ग्राम जितनी आपको भूख हो, प्लेट भर, पेट भर आपने सलाद खाना है। ध्यान रखिए, सलाद में हमने सब्जियां मौसम की ही लेनी है। सर्दियों के मौसम में मूली, गाजर, शलगम और गर्मियों के मौसम में देसी खीरा, ककड़ी। इस तरीके से हमने कच्चे सलाद तैयार करने हैं। ये सलाद आपने लिए 12 साढ़े 12 बजे, लगभग आधा किलो। अब आपको कितने बजे भूख लगेगी? हो सकता है आपको 3 साढ़े 3 बजे भूख लगे। 3 साढ़े 3 4 बजे आपको अगर बहुत तेज़ भूख लगी है, तो आप मौसम का कोई दूसरा फल ले लीजिए। सुबह आपने अमरूद लिए, शाम को संतरे ले लीजिए या फिर एक ही फ्रूट को रिपीट कर लीजिए, जैसे आपके पास अवेलेबिलिटी हो, जैसे आपके पास उपलब्धता हो। अगर आपको भूख कम लगती है, ज़्यादा भूख नहीं है, आप कोई रसाहार लेना चाहते हैं, तो आप कोई भी एनानास रसाहार ले सकते हैं। एनालिस रसाहार मतलब पेठे का जूस, नारियल पानी, कच्ची सब्जियों के जूस, सब्जियों का उबला हुआ पानी या सब्जियों के सूप, बिना नमक, मसाला, नींबू मिलाए। ध्यान रखिए, एनालिस रसाहार में दही, लस्सी, छाछ, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, स्मूदीज़, मिल्क शेक्स नहीं होते। आप जो मैंने रसाहार बताए हैं, उनमें से कोई भी ले सकते हैं। ये लेने के बाद आपको 7 बजे के आसपास भूख लगेगी। 7 बजे हम लेंगे पका हुआ भोजन, यानी कि एनालिस चपाती और एनालिस सब्ज़ी, जो कि बहुत स्वादिष्ट है। कैसे तैयार होगी? आप मौसम की कोई भी हरी पत्तेदार सब्ज़ी ले लीजिए। सर्दियों के मौसम में आप मेथी, पालक, बथुआ, मूली के पत्ते, हरा धनिया ये ले सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आप पालक जैसी सब्जियाँ, इनकी आप पत्तेदार सब्जियों की रोटी बना सकते हैं। नहीं तो मूली, गाजर, शलगम, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गर्मियों में देसी खीरा, घिया, तोरी, टिंडा, इनको कद्दूकस करके इनकी भी रोटी बनाई जा सकती है। कैसे बनानी है?
जिस भी सब्जी की आप रोटी बनाना चाहते हैं, अगर पत्तेदार है तो उसको पहले अच्छे से धो के बारीक काट लीजिए। अगर मूली, गाजर, शलगम या देसी खीरा है तो उसको बारीक कद्दूकस में से कद्दूकस कर लीजिए। उसमें आटा मिला लीजिए। कैसे बनानी है? आपने सब्जी के अंदर आटा डालना है, आटे के अंदर सब्जी नहीं। आपने अगर 2 रोटी बनानी है, आपका कम से कम 50-50 का रेशो होना चाहिए। 50% सब्जी और उसमें 50% आटा। उसको गूँथ लीजिए, उसमें कोई नमक या कोई और चीज़ नहीं डालनी है। उसको रोटी बनाने से 1 घंटे पहले गूँथ के रख लीजिए। उसकी रोटी बेल के मिट्टी के तवे के ऊपर बनाइए। मिट्टी के तवे के ऊपर बनी हुई रोटी काफ़ी पौष्टिक बनती है, अंदर तक पक जाती है, कच्ची नहीं रहती। इस तरीके से आपने रोटी बनानी है। इसके साथ हम लेंगे एनालिस सब्जी, एनालिस वेजिटेबल कैसे तैयार होगी? आप मौसम की कोई भी 2-3 तरह की सब्जी ले लीजिए, जैसे कि गाजर है, गोभी है, मटर है, इनको आप अच्छे से धोकर काट लीजिए छोटा-छोटा। हमारे पास एक स्टील का स्टीमर होता है, आप उसमें भी सब्जी बना सकते हैं। आप मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें उपलब्ध ना हो, तो फिर आप स्टील के प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। ध्यान रखिए आग पे रखने वाला कोई भी बर्तन एल्यूमीनियम का नहीं होना चाहिए। आप सब्जी को स्टीमर में अगर बनाते हैं, तो स्टीमर के नीचे वाले बर्तन में थोड़ा-सा पानी डालकर, ऊपर सब्जी डालकर उसको स्टीम कर लीजिए। अगर प्रेशर कुकर में बनाते हैं, तो केवल उतना पानी डालकर आप बॉयल कर लीजिए, जितने पानी से सब्जी जले ना। बॉयल करना रख दीजिए। दूसरी तरफ हम सब्जी की ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 7 चीज़ें लेनी है। देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, तवे के ऊपर भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक, हरी मिर्च। ये 7 चीज़ें आप मिक्सी के जार में डाल दीजिए। अगर आपकी सब्जी के स्टीमर में या प्रेशर कुकर में सब्जी उबालने के बाद पानी बच गया, तो उस पानी को भी आप मिक्सी के जार में डाल दीजिए। सब्जी सारी चीज़ों को क्रश कर लीजिए, ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। अब उसे आप उबली हुई सब्जी में मिला दीजिए, गरम-गरम सब्जी में। उसको 5-7 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। गैस को, आँच को, फ्लेम को बंद कर दीजिए। ग्रेवी मिलाने के बाद सब्जी को गरम नहीं करना। इस तरीके से आप बहुत स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं। कैसे खाना है? 1 रोटी खाएँगे तो सब्जी 2 कटोरी खाएँगे, रोटी 2 खाएँगे तो सब्जी 4 कटोरी खाएँगे। कितना खाना है? जब भी अनाज खाएँगे, थोड़ी-सी भूख रख के खाएँगे ताकि आप उसको हज़म कर सकें। ये आपके पूरे दिन की भोजन दिनचर्या है। इसके साथ आपने जल्दी आराम के लिए, जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए एनालिस का वेट पैक, एनालिस वेट एब्डोमेन पैक, ये आपने पेट के ऊपर लगाना है। कैसे? ये देखिए, ये एक सूती कपड़ा है जिसकी लंबाई है 2.5 मीटर और जिसकी चौड़ाई है 1 मीटर। इसको हमने इस तरीके से 4 तह लगा लिया। 4 तह लगाने के बाद ये देखिए एक ऐसी पट्टी तैयार हो गई। इसको आप रूम टेम्परेचर पानी में भिगो लीजिए। भिगोने के बाद इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए, इसके अंदर पानी टपकता ना रहे। फिर अपनी नाभि को, नेवल को सेंटर मानकर शरीर पर से कपड़े हटाकर पट्टी को पेट के चारों तरफ लपेट दीजिए, जैसे नहाने के बाद तौलिया लपेटते हैं। उसके बाद ऊपर अपने कपड़े पहन लीजिए। सर्दियों के दिनों में, जैसा कि आजकल मौसम है, ये पट्टी के ऊपर इस तरीके का सूखा कॉटन टॉवल लपेट लीजिए। ध्यान दीजिए, अंदर की पट्टी गीली है, ऊपर जो टॉवल है वो सूखा है। ऊपर अपने कपड़े पहन लीजिए, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने ठंडी पट्टी लगाई है। इस तरीके से आपने दिन में 2 बार, अगर बहुत सर्दी हो तो 1 बार, नहीं तो 2 से 3 बार ये पेट के ऊपर ठंडी पट्टी लगानी है। कितनी देर के लिए लगानी है? आधे घंटे के लिए लगानी है। आधे घंटे बाद ये पट्टी गर्म हो जाएगी, आप इसको उतार देंगे। ये पट्टी आप खाने से पहले, खाने के बाद किसी भी समय लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद कुछ खाना और पीना नहीं है। बाकी आप आराम कर सकते हैं, घर का कोई भी काम कर सकते हैं, दूसरे कोई भी काम कर सकते हैं। इसी के साथ किसी भी इमरजेंसी की हालत में अगर दर्द असहनीय हो जाए, हमारे मन में सवाल आता है, अगर लाइफ चल रही है ठीक से तो ठीक है, हम आपकी बात को मान लेंगे। लेकिन हमारे व्यूअर्स कहना चाहेंगे कि मेरे तो इतना दर्द रहता है, पेन किलर के बिना आराम ही नहीं होता, मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अगर पेन किलर लेने वाली नौबत आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? भोजन सुधार करने के साथ-साथ, आप ठंडी पट्टी लगाने के साथ-साथ, आप दर्द वाली जगह पर हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, ठंडे गरम की सिकाई करें। कैसे करनी है? आप इस तरीके के 2 हैंड टॉवल ले लीजिए और 2 बर्तनों में पानी ले लीजिए। एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। गर्म पानी उतना गर्म होना चाहिए कि सहन हो जाए
और ठंडा पानी उतना ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर ठंडा, फ्रिज का या बर्फ का नहीं लेना। आप गर्म पानी में पट्टी को भिगोइए, निचोड़िए और दर्द वाली जगह पे रख लीजिए। मान लीजिए फ्रोजन शोल्डर है, तो आप ऐसे रखेंगे गर्म पट्टी को दर्द वाली जगह पे, कपड़े हटा के, ये मैं आपको कपड़ों पे लगा के दिखा रही हूँ। आप कपड़े हटाकर दर्द वाली जगह पे पट्टी को रख लेंगे। फिर ये इसको कितनी देर रखेंगे? लगभग 1.5-2 मिनट के लिए, घड़ी देखने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर इसको हटा के ये ठंडे पानी वाली पट्टी को आप लगभग 1 मिनट के लिए, आधे 1 मिनट के लिए इसको यहाँ रख लीजिए दर्द वाली जगह पे। फिर इसको हटा के वापस गरम, ठंडा, ऐसे 4 बार गरम, 4 बार ठंडा करना है। शुरू आपने गरम पट्टी से करना है और खत्म आपने ठंडी पट्टी पे करना है। आखिर में ठंडी पट्टी को 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है। आप देखेंगे असहनीय दर्द में आराम आ जाएगा, आपको पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी सिकाई को आप बैकएक की हालत में, अगर घुटनों में दर्द हो असहनीय उस हालत में, यानी कि शरीर में कहीं भी असहनीय दर्द हो, ये ठंडे गरम की सिकाई से आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के आप तुरंत लाभ ले सकते हैं। इस तरीके से पूरी दिनचर्या को आप पालन करके बहुत जल्द अपने किसी भी दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और आजीवन बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।